जी हाँ मित्रों, मैं स्वयं सीहोर गया था और सीहोर जाकर के मैंने पंडित प्रदीप जी मिश्र जी का जो सच्चाई देखा है, आज मैं पूरी सच्चाई आपके सामने शुरू से अंत तक इस वीडियो में बयान करने जा रहा हूँ। अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पंडित प्रदीप मिश्र जी की पूरी सच्चाई पता चल सके। मित्रों, अचानक आदेश हुआ। अक्सर आदेश घर से आता है। मन ने कहा और मन की मालकिन अर्थात घरवाली ने आदेश किया कि मुझे सीहोर चलना है। सीहोर जाने के लिए, चूंकि मैं फिलहाल कलकत्ते में हूँ, तो कलकत्ता से सीहोर जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। एक शिप्रा एक्सप्रेस चलती है और एक हमसफ़र चलती है जो भोपाल तक जाती है। भोपाल जो मूल स्टेशन है उसके आसपास के स्टेशनों पर यह रुकती है, मूल भोपाल में नहीं। हमने टिकट देखा तो टिकट कहीं मिला नहीं, तो फिर हमने विमान से अर्थात हवाई जहाज से यात्रा करने की ठानी। कलकत्ता से हमने टिकट बुक किया। वह टिकट दिल्ली से होकर भोपाल का मिला। चूँकि हमें वहाँ से भोपाल एयरपोर्ट से आगे की जानकारी नहीं थी, तो हमारे एक मित्र हैं भोपाल के, मोहित जी, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भोपाल से एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं तो सीहोर नज़दीक पड़ता है। तो फिर हमने भोपाल एयरपोर्ट से जाने का निश्चय किया। मित्रों, यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब आप कहीं निकलते हैं तो राह में बहुत परेशानियाँ आती हैं। कलकत्ता से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल का बोर्डिंग पास हमें कलकत्ता में मिल गया था, लेकिन जब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 3 में जा कर के वह बोर्डिंग पास ले करके और सिक्योरिटी इंक्लेव में, मतलब एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ जो बार कोड दिया हुआ था वह बार कोड स्कैन ही नहीं हो रहा था। अर्थात वहाँ जो सिक्योरिटी वाले लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि भैया ये बार कोड स्कैन नहीं कर रहा, इसलिए हम अंदर जाने नहीं देंगे। अब ये समझ लीजिए रात का उस समय 2:30 बज रहा था, क्या दशा होगी हमारी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर हमने पूछा इसका उपाय बताइए, तो उन्होंने बताया कि इंडिगो के काउंटर पे जाओ, वहाँ जा कर के उनसे स्टैंप लगवा के लाओ। इंडिगो काउंटर पर गया तो काउंटर पे जो मैडम थी काफ़ी उन्होंने सहयोग किया इसमें, तो उन्होंने सब कुछ चेक करके बताया। बोली ये तो सब ठीक है, बोर्डिंग पास कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैडम दिक्कत तो वहाँ मुझे सिक्योरिटी गेट पे हो गई। उन्होंने क्या किया, मुझे नया फ्रेश बोर्डिंग कार्ड इशू किया, लेकिन दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं मैडम, इसमें एक स्टैंप भी लगा दीजिए ताकि पता चले कि मैं आपके पास आया था। स्टैंप उनके पास नहीं था, उन्होंने आगे किसी एजेंट के पास भेजा जो उन्हीं के लोग थे, तो उन्होंने उस बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगा करके दे दिया। फिर लगभग 400-500 मीटर टहलते हुए हम गए जो जोन 1 था वहाँ। जोन 1 जाने के बाद वहाँ फिर से हमारा टिकट स्कैन नहीं ले रहा था। वो तो अच्छा हुआ हमने स्टैंप लगवा दिया था, क्योंकि मेरे सामने ही 2 लोगों को दोबारा वापस भेजा गया था कि नहीं स्टैंप लगा करके आओ वरना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लकीली मेरा जो टिकट था वह डिफेंस सीट से, चूँकि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ तो डिफेंस सीट से मेरा रिजर्वेशन था, उसमें DF लिखा हुआ था। तो जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा आप डिफेंस से हैं? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप साइड से। फिर उन्होंने मुझे अंदर प्रवेश दे दिया। वहाँ मैं परेशानी से बच गया। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जुलाई महीने में नहीं, वहाँ दिसंबर महीने में खड़ा हूँ दिल्ली में। रात का समय, पूरा एयरपोर्ट ठंड से भरा हुआ, AC इतनी अच्छी चलती है। ठंड के मारे मैं ऐसे टी-शर्ट पहन के चला गया था और वहाँ हालत ख़राब होने लगी। जो गेट था, गेट के पास हम बैठे रहे, कांपते रहे, कुड़कुड़ाते रहे। चलिए कोई बात नहीं, फिर हमारी गाड़ी आई, हम भोपाल चले गए। यहाँ 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी विमान से यात्रा करें तो आप यह इंश्योर कर लें कि आपके बोर्डिंग पास में, खासकर दिल्ली से अगर गुजर रहे हैं तो बोर्डिंग पास में इंडिगो काउंटर से हैं तो स्टैंप लगवा लीजिए। ऐसा ना हो कि बार बार आपको आना जाना पड़े। उसके बाद फिर दूसरी बात, अगर आप हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं और अगर 2-4 घंटे आपको एयरपोर्ट पर ठहरना पड़ जाए तो प्रयास करें कि कोई फुल स्लीव शर्ट लेकर के जाएं, कोई चद्दर लेकर के जाएं। 2-4 घंटे जैसे रात में इंतज़ार करना पड़ जाए, नहीं तो फिर ठंड के मारे आप आराम नहीं कर पाएंगे। हम भोपाल एयरपोर्ट पर उतरे और जैसा कि मुझे मोहित जी ने एक गाड़ी वाले का नंबर दिया था, गाड़ी वाले बड़े सज्जन थे, आ गए। वहाँ से फिर हम लोग सीहोर की यात्रा पर गए। चूँकि
मिश्रा जी का प्रवचन चल रहा था तो मैंने यह आशा किया था कि उनके प्रवचन में बहुत भीड़ होती है और संभव है कि हम ठीक से सीहोर के जो कुबरेश्वर महाराज हैं उनका दर्शन भी शायद न कर पाएं। लेकिन वहाँ जाकर के इनका जो कुबरेश्वर धाम है, उस धाम का जो प्रांगण है, कुबरेश्वर महाराज हैं और बाकी जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर बन रहा है, उस प्रांगण में उनका प्रवचन नहीं चल रहा था। तो उस प्रांगण में हमें पूजा करने का या घूमने का, देखने का अवसर अच्छे से मिला। फिर हमने कहा कि प्रवचन का कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, तो हमें बताया गया कि इस क्षेत्र के बाहर ही एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के पीछे बड़ा सा पंडाल बना हुआ है और वहाँ उनका प्रवचन चल रहा है। 1 बज रहा था, उनके आने का समय हो रहा था। हम पति पत्नी वहाँ तक पहुँचे। पहुँचकर देखते हैं पूरे पंडाल में ठसाठस भीड़, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। फिर हम लोग धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले गए और जहाँ तक पहुँच पाए एकदम मंच के नज़दीक तक हम लोग पहुँच गए। यह हमारा सौभाग्य था कि मंच तक पहुँचने में हमें किसी ने नहीं रोका। और मित्रों, मैं आपको बताऊं कि यह एक ऐसा प्रवचन माला था, या कह लीजिए यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी वीआईपी गेट या वीआईपी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। ना तो कोई कार्यकर्ता आपको रोक टोक रहा है, आगे क्यों जा रहे हो, आगे वीआईपी है। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रदीप मिश्रा जी के इस कार्यक्रम में शरीक होकर के। हम पति पत्नी आगे आगे बढ़ते चले गए और लगभग मंच के आसपास जा कर के फिर वहाँ मैंने देखा कि लोग बाहर से आए हुए हैं। कोई दरभंगा बिहार से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है। लोग जहाँ बैठे हैं वहीं अपनी बेडशीट बिछा के बैठे हैं कि डे 1 से, पहले दिन से लेकर के जब तक इनका प्रवचन माला चलेगा तब तक वहीं रहेंगे, नहाना धोना करके आके वहीं भजन कीर्तन गाएंगे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। प्रवचन का कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जैसे एक बात उन्होंने बताया कि कई बार क्या होता है, शिवलिंग खंडित हो जाता है तो हम उसको बदल देते हैं। उन्होंने कहा, देखिए, अगर आपके पति का, आपके बच्चे का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, तो क्या पति या कोई भी परिवार का सदस्य आप बदल लेते हैं क्या? और भी उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे बढ़िया मुझे यहाँ जो लगा कि आप आराम से आगे तक चले जाइए, जहाँ मन करे वहाँ बैठ के सुनिए। ना तो कोई कार्यकर्ता आपको डिस्टर्ब करने आता है, ना ही तो प्रशासन का। और लोग इतने डिसिप्लिन्ड कि चुपचाप आके जहाँ मर्जी बैठ जा रहे हैं, कोई किसी से झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। इसके बाद प्रवचन माला जब समाप्त हुई लगभग 4 बजे, तो मंच से उद्घोषणा हुई कि जो लोग प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, प्रसाद की व्यवस्था मुफ्त है, आप लोग जाकर के वहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भोजनालय में प्रसाद की व्यवस्था थी। हम लोग फिर वहाँ गए। वहाँ भी देखिए लोग बड़े आराम से लाइन लगा करके जा रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं। प्लेट ले करके उसमें जो भी प्रसाद था, खिचड़ी थी, कुछ सब्जी थी, उसके बाद हलवा था और कुछ चिप्स जैसा कुछ था। आराम से लोग ले रहे हैं, लेके खा रहे हैं। हाँ, वहाँ एक छोटी सी ये थी कि जब आप प्लेट लेकर के धोने वाले एरिया में जा रहे हैं, वहाँ क्या प्लेट खुद लीजिए, खुद खाइए और खुद धो करके वापस रख दीजिए। तो वहाँ 3 कार्यकर्ता खड़े हैं। अगर आपके प्लेट में आपने जूठन छोड़ा है तो ये लोग आपसे कहेंगे कि नहीं, आप भोजन यहाँ खड़े होकर ख़त्म करिए तब जाइए। यह बहुत अच्छी बात है कि अन्न नष्ट करना बहुत खराब है। फिर वहाँ एक चीज़ हमने और देखा कि जिसको दान करना हो, बहुत लोग गुप्त दान करते हैं, बहुत लोग पर्ची कटा के करते हैं। आराम से मंच खुला हुआ है, आप जाइए वहाँ कीजिए। उनका जो कार्यालय है उसमें दान करिए। फ़ोन पे वगैरह, अकाउंट वगैरह, अगर आपको दान करने की इच्छा है, कोई नहीं कहता कि नहीं आप इतना दीजिए तभी अंदर जाइए। तो यह जो चीज़ मैंने पंडित प्रदीप मिश्र जी के प्रवचन माला में शामिल होकर के देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मुख्य बात है कि प्रदीप मिश्र जी बार बार मंच से कह रहे थे कि भाई प्रदीप मिश्रा पे कभी विश्वास ना करो, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। हम तुमको खींच करके भगवान शिव के पास तक ले जाते हैं और बाकी तुम जानो और शिव जाने। मतलब शिव के पास तुम पहुंच गए तो शिव बाबा तुमको देंगे ही देंगे।
लोगों की मुरादें पूरी हो रही है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा। कोई झूठ नहीं है, लोग वहाँ खड़े होकर के जिनका कुछ हुआ रहता है अपनी पर्ची लिख करके देते हैं, वहाँ मंच से उनका नाम पुकारा जाता है, जो भाग्यवान हुए जिनकी पर्ची निकल गई। सबसे अच्छी बात मैंने कई जगह देखा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई भी अहंकारवादी भाव नहीं, कोई भी बूस्टिंग नहीं कि नहीं मैं ही तुम्हारा कल्याण करूंगा, नहीं। बार बार कहते हैं कि भाई मेहनत करो, अगर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ एक लोटा जल, वो कहते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल। और इस तरह से जो पंडित प्रदीप मिश्र जी लोगों को, सनातनियों को, मतलब सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं, उनको भगवान के साथ जोड़ रहे हैं, ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सरल रास्ते बताते हैं भगवान से जुड़ने का, मतलब आत्मा और परमात्मा को मिलाने का योग, यह भी भगवान से जोड़ने का पंडित जी जो योग कर रहे हैं, करा रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। उनके कार्यकर्ताओं की चीज़ें भी, चूँकि मेरी पत्नी को कुछ दिक्कत है, चल नहीं पाती है ठीक से, कष्ट है उनकी, तो रुद्राक्ष बंट रहा था, तो वहाँ हम लाइन में खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ एक कार्यकर्ता से उन्होंने कहा कि भैया मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं चल फिर नहीं पाती हूँ ठीक से, तो अगर आप मुझे रुद्राक्ष ला के दे सकें। कार्यकर्ता गए, रुद्राक्ष लाए, दिया, और देने के बाद उन्होंने कहा उंगली आगे करो। ये उंगली हमने आगे बढ़ाया, इस पे उन्होंने रंग लगा दिया, जैसे चुनाव दे करके आते हैं ना मत दे करके, वैसे रंग लगा दिया। कहीं किसी तरह की कोई झंझट नहीं, कोई 2 नंबर की बात नहीं। यह देख करके, चूँकि मुझे लॉन्ग सिटिंग नहीं कर पाता हूँ, पत्नी के साथ भी दिक्कत है, लेकिन हम दोनों पति पत्नी 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ बैठे प्रवचन सुनते रहे। लगा कि थकान मिट गई है, सब कुछ मिट गया है। और फिर सीहोर से वापस उस गाड़ी वाले अभिषेक जी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने हमें एयरपोर्ट छोड़ा, फिर शाम की जहाज़ से हम वापस आए। तो यदि आप सीहोर जाने का कार्यक्रम बना रहे हैं, हवाई मार्ग से भोपाल से जा सकते हैं। वहाँ से आपको ऑटो वाले, टैक्सी वाले बोलते रहते हैं भाई सीहोर सीहोर सीहोर, वहाँ पहुँच जाइए। या फिर रेलवे स्टेशन अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ से भी बसों की व्यवस्था है, या फिर वहाँ से सीधे आपको टैक्सी या ऑटो मिल जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आप में थोड़ी भी श्रद्धा है और आप भी आजमाना चाहते हैं तो एक बार सीहोर हो आइए। जय हिंद, नमस्कार।